हेडिंग डालो अब तुम, कंपनसेशन रिसीव ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, डालो हेडिंग। कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। कंपनसेशन रिसीव ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। कल मैंने तुम लोगों को बताया था वॉलंटरी का मतलब क्या था, अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना, अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना या अपनी इच्छा से जॉब को छोड़ देना। कंपनसेशन का मतलब क्या, मुआवजा। भाई देखो, यदि कोई व्यक्ति सपोज करो, यदि कोई व्यक्ति अपने टाइम से पहले नौकरी छोड़ रहा है, उसे नौकरी तो करनी है पूरे 60 साल तक, जो उसकी एज है 60 साल की, लेकिन वो अपनी 55 साल की उम्र में जो है वो नौकरी छोड़ रहा है, तो 5 साल पहले नौकरी छोड़ रहा है। अब जो 5 साल पहले नौकरी छोड़ रहा है, तो क्या 5 साल की सैलरी वो लेगा? नहीं लेगा। तो मालिक कुछ तो उसे देगा कि वो 5 साल तक की सैलरी जो है वो छोड़ रहा है अपनी पूरी की पूरी, तो मालिक कुछ तो उसे देगा, जो वो उस अमाउंट देगा, दैट इज कंपनसेशन, है ना, वही कंपनसेशन है। और किस चीज़ पे मिल रहा है उसे? एज पर वॉलंटरी रिटायरमेंट की वजह से मिल रहा है उसे, ठीक है ना। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए कुछ पॉइंट लिखेंगे, जैसे हमने एचआरए के लिए लिखे थे, ऐसे हम यहाँ के पढ़ लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आ जाओ, लोअर ऑफ, जो भी लोअर होगा वही एग्जाम्प्ट होगा, ध्यान रखना। लोअर ऑफ एग्जाम्प्ट, लोअर ऑफ क्या होगा, लिख देता हूँ, लोअर ऑफ एग्जाम्प्ट। पहला, कंपनसेशन रिसीव, जितना कंपनसेशन रिसीव हुआ है वो। दूसरा पॉइंट, 5 लाख रुपया, है ना, 5 लाख रुपए। आगे आगे है भैया 3 मंथ सैलरी फॉर, ये बड़े ध्यान से समझने की बात है, एक्ट की लैंग्वेज बड़े ध्यान से समझनी चाहिए हमेशा। 3 मंथ सैलरी फॉर ईच completed year of service, each completed year of service, 3 month salary for each completed year of service। सपोज करो कि उसकी जो सर्विस थी वो 20 साल की थी, 20 साल की थी, तो 20 साल की सर्विस, तो 20 साल का एक एक महीना उठा लो तो 20 महीने हो गए, और उसके यदि 3 से इंटू मारोगे तो 20 साल में यदि हम हर एक साल के अंदर से 3-3 महीने बाहर खींच लें तो 60 महीने नहीं आएंगे? आएंगे 60 महीने नहीं आएंगे? 20 साल का मैंने एक एक महीना बाहर निकाला तो कितने महीने हो गए? 20 महीने। और यदि मैंने उसकी 3 से इंटू मार दी तो कितने महीने हो गए? 60 महीने हो गए। तो यही बात वो कह रहा है कि 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जो उसकी सर्विस पूरी उसने की है, मैं मानता हूँ कि उसने 20 साल नौकरी करी, और हर एक साल का मुझे कितने लेने हैं? 3 महीने, तो 3 महीने लेने हैं तो कितने? 60 महीने, 60 महीने की सैलरी लिखेंगे, है ना। अब 60 महीने, सपोज करो उसकी सैलरी कितनी है? 10,000 रुपये महीना, तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी तुम्हारी? ये आ जाएगी तुम्हारी 6 लाख। सिंपल, कुछ नहीं करना। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है तुम्हारी लिखो, अगला पॉइंट लिखे। अगला पॉइंट पे क्या कह रहा है? सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनटू बैलेंस मंथ लेफ्ट।
बैलेंस मंथ लेफ्ट ऑफ सर्विस, बैलेंस मंथ लेफ्ट ऑफ सर्विस, है ना, बैलेंस मंथ लेफ्ट ऑफ सर्विस। सपोज करो कि उसकी 5 साल वो नौकरी और करता, तो 5 साल में कितने महीने होते हैं? 60 महीने। तो 60 महीने से यहाँ पे इंटू कर देंगे, तो 60 महीने से यहाँ पे क्या कर देंगे? इंटू। और सैलरी रिटायरमेंट के टाइम पे कितनी थी वो देख लेंगे। सपोज करो सैलरी इसके रिटायरमेंट के टाइम पे 12,000, तो 12 × 72, 7,20,000, है ना, 7,20,000 रुपये आ जाएगी। तो ये उसकी हम सैलरी क्या कर लेंगे? उठा। ठीक है, एक पॉइंट तुम्हारा गया ये लंबे लंबे करके पॉइंट लिख लेना, मैंने एक ही जगह वो लिख दिया खैर। तो फर्स्ट है तुम्हारा इसमें कंपनसेशन रिसीव, जो कंपनसेशन रिसीव हो रहा है 5 लाख इन्होंने एक अपनी तरफ से अमाउंट दी, जैसे इन्होंने HRA में अमाउंट, वो HRA में कह रहा हूँ जो इन्होंने तुम्हें उसमें दे रखी है, अरे वो क्या लिखवाया था, हाँ एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखवाया था तुम्हें एंटरटेनमेंट अलाउंस में दे रखी है 5,000 रुपये, इसी टाइप से इन्होंने यहाँ पर 5 लाख रुपये अमाउंट दे रखी है। फिर यहाँ पर इसने कहा कि 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि 3 महीने की सैलरी जो लेंगे हम ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब सपोज करो कि उसकी सर्विस 20 साल की थी, तो 20 साल इंटू 3 महीने। सपोज करो उसकी सर्विस 30 साल की थी, 30 साल इंटू 3 महीने, ठीक है ना, ये हम उठा लेंगे। फिर कह रहा है सैलरी एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी सैलरी क्या थी, और इनटू बैलेंस मंथ लेफ्ट ऑफ सर्विस, सर्विस के उसके और कितने महीने बचे, इससे इनटू करके हम जो इन सम में क्या होगा, इन सम में होगा लोअर ऑफ इज एग्जेम्प्ट, क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। इन चारों में जो लोअर होगा वो क्या हो जाएगा भैया? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सैलरी में क्या क्या लेंगे? सैलरी में लेंगे क्या, तो सैलरी में इन्होंने बता दिया कि भैया सैलरी में लेना तुम बेसिक सैलरी प्लस DA अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या मैं स्टार बना देता हूँ इसके ऊपर, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैंने स्टार ही बना रखा है पहले, है ना। यदि DA तो तुम्हारा अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और कमीशन कैसा होना चाहिए? फिक्स परसेंटेज। कमीशन कैसा होना चाहिए? फिक्स परसेंटेज पे। इसे देख के कुछ याद आ रहा है? HRA में ऐसा था HRA में ऐसा, तो इसकी सैलरी और इसकी सैलरी HRA से जोड़ दो जाके, कि HRA की सैलरी में और इसकी सैलरी कैलकुलेशन करने में कोई फर्क नहीं है। HRA में हम क्या करते थे? बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन, DA अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, और कमीशन तो था तुम्हारा वो फिक्स परसेंटेज पे था, यही था HRA के अंदर, याद है? कुछ नहीं है। और इसके अंदर भी तुम्हारा यही है। तो देखो ऐसे है ना, पॉइंटों को अलग अलग ना याद करके एक दूसरे से जोड़ दो, कि जो HRA की सैलरी का ट्रीटमेंट है वही तुम्हारा वॉलंटरी रिटायरमेंट की ट्रीटमेंट का सैलरी है, वो उल्टा बोल गया, वही तुम्हारा वॉलंटरी रिटायरमेंट का सैलरी का ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। तो अब तुम्हें फिर इसका याद रखने की जरूरत नहीं, ये जो मैं HRA का याद है, बताओ है कोई समस्या? तो पॉइंटों को ऐसे जोड़ना सीखो, लिंक करना सीखो। अच्छा, इसे तुम नोट करो, इसके बाद की कहानी लिखवाता हूँ। लिखवा दूँ? इसके बाद का हो गया नोट, है ना। एक बार फिर पढ़ा देता हूँ। क्या है ट्रीटमेंट? सिंपल है, 4 पॉइंट है। कंपनसेशन रिसीव 5 लाख, और तुम्हारा तीसरा है 3 मंथ की सैलरी, जितनी वो ड्यूटी पूरी कर चुका है अपनी, है ना, जितने साल की वो ड्यूटी कर चुका है उसके हिसाब से, और तुम्हारी लास्ट मंथ की सैलरी इनटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, जितने उसकी सर्विस रह गई है वो, है ना, बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, ये लिखना सर्विस लेफ्ट ऑफ सर्विस, चलो कोई बात नहीं, खैर बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, है ना।
पूरी लाइन ये बैठी वैसे करेक्ट हो गया, बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, ठीक है ना। इसके इंटू करके और चारों में से जो भी लोअर होगा वही तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा और जो बचा वो तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि टैक्सेबल कितना हो जाएगा। सपोज करो एग्जामिशन पोर्शन यहाँ से निकल कर है 3 लाख रुपए और कंपनसेशन रिसीव मिला 5 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। 2 लाख रुपए क्या हो जाएगा तुम्हारा, टैक्सेबल। तो यदि यहाँ से तुम टैक्सेबल पार्ट निकालोगे, टैक्सेबल, तो क्या निकालोगे, अमाउंट रिसीव लेस एग्जेम्प्ट पोर्शन। अमाउंट रिसीव और एग्जेम्प्ट पोर्शन माइनस कर देना, ये तो तुम्हारा बच्चों का खेल है बिल्कुल। अमाउंट रिसीव तो लिखोगे ही तुम क्वेश्चन के अंदर, और लेस एग्जेम्प्ट कर दोगे तो बाहर तो टैक्सेबल वाली आएगी हमारी, ठीक है ना। तो देखो अब मैं रफ कर रहा हूँ, आगे का हम लिखवाता हूँ इसके नीचे। ये तुम्हें कब मिलेगा, अब ये वाली बात लिखूंगा इसमें, और कितनी बार मिलेगा उसकी लाइफ में से। ये तो वरना एग्जामिशन ही लेता रहेगा और जगह जगह से नौकरी जो है वो अपनी इच्छा से छोड़ता रहेगा, समझ रहे हो ना बात को। तो इन सरकार ने इनके हाथ भी बांध दिए, कैसे बांध दिए वो देख लो, वरना तो इंसान में धंधा बना लेगा, नौकरी करना और नौकरी छोड़ना और कंपनसेशन लेना है। भाई कहीं नौकरी इंसान कर रहा है फिर जो ब्लैकमेल कर रहा है नौकरी, मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ जी, कंपनसेशन दो है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से इन लोगों ने नोट लिख दिया, गवर्नमेंट ने थोड़ी सी इन पे बाउंडेशन कर दी कि वरना तुम पे फिर टैक्सेबल होगा और ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो देखना ज़रा, फर्स्ट पॉइंट लिखना, मेरे साथ ही लिख सकते हो चाहे। एग्जम्पशन अंडर दिस क्लोज is allowed to an employee for 1 assessment year only। सिर्फ एक बार मिलेगी उसकी पूरी लाइफ में उसे 1 असेसमेंट ईयर ओनली, ठीक है ना। दूसरा, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज completed 10 year of सर्विस। और देखो चाहे तो वो अपनी सर्विस के 10 साल पूरे कर चुका हो तब मिलेगी उसे, ये एक भी पॉइंट यदि उसका क्लियर नहीं है तो उसे कंपनसेशन मिलने का नहीं है, मतलब टैक्सेबल नहीं होने का। वो टैक्सेबल होगा फिर पूरा का पूरा, फिर एग्जाम्पशन नहीं मिलने की, ठीक है ना। यदि ये पॉइंट में से कोई सा भी उसका पूरा नहीं होता तो उसे एग्जाम्पशन नहीं मिलने की, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। ये मैं क्यों कोई चीज़ में लिखवा रहा हूँ तो क्यों लिखवा रहा हूँ ये दिमाग में रखा करो। तो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज़ कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ सर्विस, या वो 40 साल का हो गया, हाँ यही है। कंप्लीटेड एज, कंप्लीटेड 40 ईयर ऑफ एज, कंप्लीटेड 40 ईयर ऑफ एज, क्योंकि वो 40 साल का हो गया तो जाहिर सी बात है कि उसने कहीं 10 साल की नौकरी कर ली होगी, है ना। क्योंकि 40 साल की उम्र में कोई किसी को नौकरी पर रखता नहीं है कि क्या नाम है बॉन्ड वगैरह भरवा के, इस वाली ऐसी नौकरी पे इंसान नहीं रख पाता, ठीक है ना। उम्र हो जाती है इंसान की, इस हिसाब से इन्होंने दिया होगा यही सोच के। तो हमें ज़्यादा भी इतना वो नहीं जाना गहराइयों में, बिल्कुल हमें सिर्फ ट्रीटमेंट याद रखना है बस उसका, ठीक है ना। कि या तो उसकी एज 40 साल की हो गई हो या फिर उसकी जो है वो जॉब 10 साल की हो गई हो, तभी से कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज कंपनसेशन नहीं मिलेगा, मतलब एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। यहाँ कंपनसेशन ना मिलने का मतलब मेरा यही है कि उसे एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। मालिक तो चाहे उसे कितनी भी धन माया दे दे, सारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। मानते हो ना इस बात को। तो जो ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो उसको क्या होगा, उसको फिर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी अंडर द
हेड ऑफ सैलरी, है ना, या किसी भी हेड में उसे टैक्सेबल पोर्शन उसे क्या होगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, सारा का सारा क्या हो जाएगा, उसका पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। और फिर कह रहा है इट applies to all employee including worker of a company cooperative society, local authority, institute, यूनिवर्सिटी, SG, CG एक्सेट्रा, सब पर अप्लाई होगा। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें इसमें मेन पॉइंट रखना तो और याद क्या रखना है वो बताऊंगा मैं तुम्हें। इसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट लिखवा दिए हैं लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा सारी बातें। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यदि बैलेंस मंथ ऑफ लेफ्ट या कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, वहाँ पर फ्रैक्शन लेवें या नहीं लेवें। कहानी भी तो ये है ना, अभी जो हमने किया है थर्ड वाले पॉइंट में हमने ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लिखा, तो यदि उसके कंप्लीट सर्विस ना हुए हों और कुछ महीने हों तो महीने लूँ या ना लूँ, कवर करूँ उसे भी या ना करूँ, ये तो सवाल उठता है नहीं उठता है। यदि उसने 25 साल 6 महीने की जॉब की है तो 6 महीने को पूरे 1 साल बना दूँ या उसे छोड़ दूँ, सवाल उठेगा नहीं उठेगा मन में, ये वाली बात उठेगी, है ना। फिर यहाँ पर उसने चौथी लाइन में ये कहा था कि भैया बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, तो महीना पूरा लूँ या यदि कुछ दिन है तो महीना छोड़ दूँ, बनती है नहीं वाली बात, मन में ये वाली बात आएगी जरूर। तो इसका समाधान ये रहा। पॉइंट नंबर 4, जब क्वेश्चन करते हैं ये बात तब याद आती है, कॉन्सेप्ट लिखते समय ये बात नहीं आती। फ्रैक्शन फॉर completed year of service are इग्नोर, क्या कर देंगे, इग्नोर। ठीक, मतलब यदि उस व्यक्ति ने सपोज करो 26 साल 8 महीने की जॉब करी या 26 साल 11 महीने की उसने जॉब करी, लेकिन और जब उसके हम कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेंगे ना, 3 मंथ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो हम उसके 26 साल लेंगे, चाहे उसमें फिर उसने अगले 27वें साल में 9 महीने जॉब की हो, 10 महीने जॉब की हो, कितने महीने भी जॉब की हो, उसे क्या कर देंगे, उसे कर देंगे इग्नोर। बात समझ में आती है ये वाली, उसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और बात रही तुम्हारी क्या नाम है, मंथ की, कि बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, तो जितने सर्विस के मंथ रह गए हैं पूरा महीना ही लेंगे, पूरा क्या लेंगे, महीना ही लेंगे, पूरा क्या लेंगे, महीना। महीने में यदि कुछ दिन है तो वो भी हम छोड़ देंगे। यदि सपोज करो उसकी जॉब के 8 महीने और 14 दिन रह गए हैं तो 8 महीने लेंगे, 14 दिन नहीं लेंगे। समझ में आती है बात, 8 महीने लेंगे, 14 दिन नहीं लेंगे। वो हम क्वेश्चन करते समय सीखेंगे बिल्कुल डीपली। अब समझो तुम मेरी बात को कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने तुमसे अभी ये कहा कि तुम्हें एक तो इसके ट्रीटमेंट में याद रखना है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5 लाख, 3 मंथ ऑफ सैलरी ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, है ना, 3 मंथ ऑफ सैलरी ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और चौथा है हमारा लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लास्ट ड्रॉन का मतलब क्या है, जो उसने लास्ट बार सैलरी निकाली होगी वो रिटायरमेंट के टाइम की होगी नहीं होगी, ऐसे याद रखो मेरी तरह। लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, चारों में से जो भी लोअर होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम, और बचा हुआ सारा टैक्सेबल। एग्जाम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी
और मिलेगी तो कैसे मिलेगी वो समझो। एग्जाम्पशन अंडर द क्लोज इज अलाउड टू एन एम्प्लॉय फॉर वन असेसमेंट ईयर ओनली। उसमें यदि उसने ये कह दिया कि एक समय में इसने जो है वो XYZ लिमिटेड में काम करा था और वहां से वो रिटायरमेंट की कंपनसेशन ले चुका, तो फिर उसे जो है वो कंपनसेशन यहाँ पर नहीं मिलने की, उसे कंपनसेशन यहाँ पर नहीं मिलने की, ठीक है ना। कैसे नहीं मिलने की वो समझो, वही तो समझ में आना चाहिए। यदि वो पहले एग्जाम्पशन ले चुका था, सपोज करो 4 लाख रुपए की, यदि वो पहले किसी कंपनी में एग्जाम्पशन रिटायर खुद ही हो गया था अपनी मर्जी से, चालाक आदमी था ना, रिटायर खुद ही हो गया था अपनी मर्जी से, 4 लाख रुपए की एग्जाम्पशन ले चुका था, तो इन्होंने जो अपनी एग्जाम्पशन की जो अमाउंट फिक्स करी है वो कितनी करी है, 5 लाख रुपए। इन्होंने कहा कि भाई 5 लाख में से तो 4 लाख तो ले चुका, आज तेरी वो अमाउंट कितनी की रह गई, 1 लाख, और बाकी कैलकुलेशन जो है वो एज इट इज रहेगी, लोअर होफ एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो यदि सारी अमाउंट बाकी 3 अमाउंट फालतू रही 1 लाख रुपए से, तो एग्जाम्पशन से 1 लाख रुपए से ऊपर की नहीं मिलने की, क्योंकि उन्होंने अपने लोअर अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए पे लेकर आ गए, ठीक है ना। जो 5 लाख रुपए की अमाउंट थी वो उन्होंने घटा दी और 1 लाख रुपए लेकर आ गए। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई होगी अभी, मुझे पता है। फिर समझो, सपोज करो कि क्या नाम है, वो किसी आज वो काम कर रहा है ABC लिमिटेड में, कल वो काम XYZ लिमिटेड में कर रहा था, उसने नौकरी छोड़ के ABC लिमिटेड में काम कर लिया, यहाँ से भी रिटायरमेंट ले लिया, यहाँ से रिटायरमेंट ले चुका था, तो वो अपना रिटायरमेंट यानी कि कंपनसेशन रिसीव वो कर चुका था और वहाँ पर वो एग्जाम्पशन गवर्नमेंट से ले चुका था, कितने की, 4 लाख रुपए की। अब यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है, यहाँ पर आया तुम्हारे 1 2 3 4 पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5 लाख है ना, 3 मंथ ऑफ कम्प्लीटेड ऑफ सर्विस है ना, और चौथा था हमारा क्या था, चौथा था हमारा लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू, अरे बोलो, लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट। इन चारों में भैया मैं लोअर देखूंगा, लेकिन ये जो तुम्हें 5 लाख रुपए की अमाउंट दिख रही है ना, ये जो तुम्हें 5 लाख रुपए की अमाउंट दिख रही है, ये 5 लाख की तो है ही नहीं। अब ये 5 लाख में से 4 लाख तो वो एग्जाम्पशन पहले ले चुका, सरकार को क्या बार बार लूटता रहेगा, नहीं। तो ये अमाउंट कितने की घट के रह गई, 1 लाख रुपए की। अब काम 1 लाख पे करेंगे हम, समझ में आ गया। अब तो पकड़ पा रहे हो, क्वेश्चन में पकड़ोगे, अब भी नहीं पकड़े तो, और जब भी नहीं पकड़े तो फिर बेकार हो। तो अच्छा, अब दूसरी बात तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि उसकी उम्र चाहे तो 40 साल हो गई हो या फिर उसकी 10 साल की नौकरी हो गई हो। तीसरा पॉइंट तुम्हें याद नहीं रखना बिल्कुल भी, मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया कि सभी एम्प्लॉइयों के लिए, टू ऑल एम्प्लॉय, बस यहाँ पे मैंने नाम दे दिए, नाम मैंने लिख दिए कि जो तुम्हें क्वेश्चन में लिख के आएंगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, एज इट इज कुछ भी हो, कुछ भी हो, सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है ना, सब पे एप्लीकेबल है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, जिसके बिना हमारा क्वेश्चन रह जाएगा अधूरा, क्या, फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। क्योंकि उसने बोला ना 3 मंथ कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब कंप्लीटेड ईयर ही है, फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, इग्नोर, फ्रैक्शन को कर देंगे इग्नोर। यदि 29 महीने, यदि यहाँ पर 29 ईयर प्लस 8 मंथ दिया है तो 8 मंथ को क्या कर देंगे, इग्नोर। साल कितने लेंगे, 29 ईयर लेंगे। समझ में आ गई बात, बताओ आया समझ में, कुछ नहीं आया, अब तुम इसे नोट करो, फिर मैं आगे का काम कराता हूँ। अब तुम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट कर रहे हो तो अपने जितने भी अलाउंस और परक्यूट है ना, एक बार ढंग से पढ़ लो, अब उनका भूलने का सफर शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये याद कर लोगे ना तो वो भूल जाओगे, इतना सारा मैटर एक साथ नहीं सेट हो सकता दिमाग में। तो उन्हें जब भी क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन भी करो तो सारे पढ़ लो फटाफट फटाफट, 5 मिनट भी नहीं लगते पढ़ने में, सच बात तो ये है, जितनी बार पढ़ लोगे उतना याद रहेगा। चल रहा है अब तो नहीं रुका हैं,
एक बार करता है, नहीं कोई बात नहीं, सेटिंग कर देंगे इसकी, सेटिंग खराब हो रही होगी, कर देंगे, ठीक है। आओ देखा, ये हो गया इसके लिए। आ जाओ, इसके बाद हम करते हैं अगला पॉइंट है इसमें, मैंने इसमें तुम्हारे 6 पॉइंट लिखवाए थे, याद है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर 6 पॉइंट लिखवाए थे मैंने। 6 में हम यहाँ पर 3 पॉइंट तो हम कर चुके, 2 कल और 1 आज, और 1 पॉइंट इसमें और करते हैं हम, एनकैशमेंट ऑफ अनलीव, एनकैशमेंट ऑफ अनलीव करते हैं इसमें। देखो लास्ट 2 पॉइंट बचेंगे वो कल करा दूंगा, मतलब मंडे को। आ जाओ भाई, डाल लो हेडिंग, एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, अपनी छुट्टियों को कैश करा लेना। बताया था कल मैंने, ये बात नहीं बताई थी, अपनी छुट्टियों को नगद करा लेना, मतलब कैश करा लेना, ठीक है भाई। आ जाओ, अपनी छुट्टियों को कैश करा लेना, बताया था इसके बारे में, बताऊं एक बार और। जैसे सपोज करो, बताता हूँ फिर दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सपोज करो कि क्या नाम है, एक एम्प्लॉई है और पूरे साल उसने काम करा, और साल में उसे जो है वो 30 छुट्टी मिली, 30 छुट्टी भी उसने जो है वो ली नहीं, 30 छुट्टी भी जो है उसने वो ली नहीं, और वहाँ पर उसने जो है वो काम करा दब के। तो जब उसने 30 छुट्टी नहीं ली तो उसे छुट्टी के पैसे मिलने चाहिए, सीधी सी बात है। उसे वैसे पैसे तो मिलने चाहिए, छुट्टियों के भी मिलने चाहिए। तो छुट्टियों के पैसे वो अपने कैश करा सकता है, वो 2 टाइम पे करा सकता है, चाहे तो वो ईयर के ईयर करा सकता है, या वो पैसा डायरेक्ट सारा का सारा पैसा वो अपने रिटायरमेंट के टाइम पे ले सकता है, ठीक है ना। वो उसकी इच्छा की बात है कि रिटायरमेंट के टाइम पे ले या फिर तभी के तभी ले ले, ठीक है ना। तभी के तभी लेता है तो वो सैलरी में टैक्सेबल हो जाता है, सारा एक साथ ही फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। और रिटायरमेंट के टाइम पे लेता है तो उसे कुछ एग्जम्पशन मिल जाती है, ये कहानी होती है बस। आ जाओ करते हैं। तो यहाँ पर तुम बना लो, 2 टाइप के एम्प्लॉय के लिए होगा, क्योंकि ये काम तुम्हारा चार्ट सा बनेगा पूरा, पहले मैं कर दूं फिर तुम नोट कर लेना तसल्ली से। आ जाओ, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तुम्हारा होना चाहिए 2 टाइप का। पहला राजा आदमी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। भाई ये तो राजा आदमी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी नौकरी किसी को नहीं चाहिए, बस सरकारी नौकरी की तैयारी करना नहीं चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी सबको चाहिए, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी है दोनों के दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सेंट्रल वाले के लिए भी और गवर्नमेंट वाले के लिए भी। अच्छा जी, और दूसरा है दुखी आत्मा के लिए, यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। भाई इसका भी तो मन है, छुट्टी छुट्टी ना करने का नहीं, छुट्टी ना करने का। छुट्टी करने का तो सबका मन होता है, पर ना करने में डबल फायदा होता है, समझ रहे हो ना बात को। जिस दिन की सैलरी, जिस दिन की छुट्टी है उस दिन की सैलरी तो मिलेगी, छुट्टी नहीं ली तो उस दिन की सैलरी तुम्हें और मिलेगी, तो डबल मिलेगी ना कुल मिला के। तो इस चीज का लालच इंसान को खींच के लेके चला जाता है घर से ऑफिस, है ना, ये कहानी है। अच्छा जी, तो यहाँ पर भी इसके तुम्हारे कितने पार्ट, 2-3 पार्ट, है ना। पहला पार्ट लिखवाता हूँ कि यदि वो सर्विस कर रहा है तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस,
यदि सर्विस उसकी चल रही है यानी कि दैट इज नॉट रिटायर्ड और टर्मिनेट, ना ही तो वो रिटायर हुआ ना ही उसे टर्मिनेट करा, मतलब ना ही वो रिटायर हुआ अभी और ना ही भैया मालिक ने उसे धक्के मार के बाहर निकाला। टर्मिनेशन का मतलब यही तो होता है, मालिक बाहर निकाल देता है उसे, कल बताया था मैंने, है ना। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है तुम्हारा फुल्ली टैक्सेबल। यदि सर्विस चल रही है, मैंने भी बताया था, क्या बताया था मैंने कि यदि सर्विस चल रही है महीने का महीने निकाल लेता तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। अब महीने का महीने निकाल ले या रिटायरमेंट के टाइम पे निकाल ले, तुझे टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, दोनों को देना पड़ेगा टैक्स, पक्की बात है। अच्छा जी, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। एक बार बताओ, मालिक बाहर निकाल रहा है, यदि मालिक बाहर निकाल रहा है, धक्के मार के बाहर निकाल रहा है, तो सरकार भी इस पर टैक्स लगाएगी? नहीं लगाएगी। दुखी इंसान भी तो सभी दुख देने के लिए तैयार होते हैं ना। तो ये भी क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। ये भी क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। एक लात तो मारी मालिक ने, दूसरी लात मार दी सरकार ने, है ना। क्योंकि ले तू एक और ले, तो इसी लायक है। और ये देखो, ये टाइम जो है ये है रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट के टाइम में या रिजाइन, ठीक है ना, रिटायरमेंट हो गया या उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, उनको भैया मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ, कर ही नहीं रहा मैं, तो नौकरी उसने खुद छोड़ी है, मालिक ने खुद लात मार के बाहर नहीं निकाला, नौकरी उसने क्या करी है, खुद छोड़ी है। तो खुद छोड़िए तो फायदा तो मिलेगा कुछ, यहाँ फायदा उसे मिलेगा। रिटायरमेंट के टाइम पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों को गवर्नमेंट फायदा देती है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट वाले को लिए तो इसने कह दिया फुल्ली, इन्हें तो कोई टेंशन ही नहीं दी, ना कैलकुलेशन की टेंशन दी, ना कुछ दी, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी तुम्हें, मजे लो, ठीक है ना। तो कुल मिला के तुम्हें इसमें कुछ याद नहीं रखना, जरा सी बात याद रखनी है कि यदि छुट्टियों के पैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहे हैं तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। हो गया याद, बताओ, हो गया याद, हो गया। देखो मैं लिखवाता हूँ पूरा, पर मैं याद कराने के लिए उसे मोज देता हूँ, बिल्कुल छोड़ता नहीं हूँ मैं रत्ती भर भी, लिखवाऊंगा पूरा, पर याद कराने का तो मैं तरीका भी बता दूंगा हाथों हाथ। तो इसे ऐसे याद रखना है तुम्हें, तरीका मेरा अपनाओगे अच्छी बात है, नहीं अपनाओगे तो अपना देख लेना। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जब भी छुट्टियों के पैसे मिल रहे हैं तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल, चाहे वो उसे सर्विस वो कर रहा हो तब मिले हो या फिर उसे मालिक ने बाहर निकाल दिया हो तब मिले हो। सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम पे फुल्ली एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज सारे के सारे क्या है, टैक्सेबल। देने तो पड़ेंगे भाई, क्या करें। अब बारी आती है इनकी, आओ अब बारी आती है इनकी इनकी इनकी। थोड़े परेशान है ये, है ना। कैसे परेशान है ये परेशान इस वजह से हैं क्योंकि इनकी सैलरी नहीं बढ़ाता मालिक, है ना। यही तो सारी कहानी होती है नॉन गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट जॉब ना हो और प्राइवेट जॉब हो तो वहाँ पर क्या इंसान हमेशा सैलरी को रोता है, यार सैलरी नहीं बढ़ रही, सैलरी नहीं बढ़ रही, 2-2 बजे तक काम करना पड़ता है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, यही होता है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस यानी कि जब सर्विस उसकी चल रही है फर्स्ट क्लास मस्त एकदम, तो फुल्ली टैक्सेबल, कुछ समस्या नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। यदि टर्मिनेट का केस है, टर्मिनेट ऑफ सर्विस, मालिक ने धक्के मार के बाहर निकल यहाँ से, तूने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, ऐसे तो निकालता है मालिक, क्योंकि तूने मेरा 5 लाख का नुकसान कर दिया, तू भी निकल। तो यदि उसकी सर्विस चल रही है या उसकी सर्विस मालिक ने छीन ली, मतलब टर्मिनेट कर दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया, तो दोनों केस में क्या है, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। तीसरा वाला केस समझ लेना बस जरा सा जाए,
रिटायर या फिर रिजाइन, रिटायर या फिर रिजाइन। इस केस में कुछ टैक्सेबल है, कुछ एग्जेम्प्ट है। पार्टली एग्जेम्प्ट है। अब वो कितना एग्जेम्प्ट है उसकी कहानी मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि पार्टली एग्जेम्प्ट है तो कितना। ये काम मैं यहाँ कर लेता हूँ नीचे कि पार्टली एग्जेम्प्ट कितना है रिटायर्ड के लिए, रिटायर या फिर रिजाइन करने पर जो पार्टली एग्जेम्प्ट है वो कितना। अरे यहाँ तक का दिख तो रहा है ना, यहाँ तक का दिख रहा है, देखने जरा, यहाँ तक का दिख रहा है, यहाँ तक का तो दिख रहा है ना। फिर ठीक है, बता देना, कभी बताओ ना, चुप बैठे रहो। देखो आ जाओ, तो इसके मैं तुम्हें पॉइंट लिखवा देता हूँ फटाफट बहुत तेज़ी से, फिर एक बार पूरा हम इसे लिंक करेंगे, समझ लेंगे बस। एक तो पॉइंट तुम्हें सबको याद रहता होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव इन द नेम ऑफ एनकैशमेंट ऑफ अनलीव। दूसरा इसमें तुम्हें अमाउंट दिए इसने 3 लाख रुपया। कितने दिए? 3 लाख रुपए। वहाँ 5 लाख थी रिट्रेचमेंट में, यहाँ 3 लाख है, ठीक है ना। रिट्रेचमेंट में यहाँ पर, वहाँ पर क्या थी, रिट्रेचमेंट कह रहा हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट में, वॉलंटरी रिटायरमेंट में 5 लाख थी और यहाँ पर कितनी है 3 लाख। अभी वॉलंटरी तो लिखवाया था मैंने, है ना। तो वॉलंटरी में 5 लाख थी, इसमें क्या है 3 लाख। ये याद रखनी पड़ेगी तुम्हें भाई एज इट इज। अच्छा, फिर यहाँ पर इसने बोला सैलरी ऑफ 10 मंथ immediately preceding the retirement, रिटायरमेंट 10 महीने की सैलरी इमीडिएट द रिटायरमेंट। यदि सपोज करो रिटायरमेंट उसका आज हुआ तो आज से पिछले 10 महीने तक उसकी सैलरी क्या थी वो ले लेंगे, सैलरी क्या थी वो ले लेंगे। और चौथा पॉइंट, बस एक पॉइंट और है तुम्हारा, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 10 मंथ। इसी का ही एवरेज भी निकाल देंगे। देखो 10 महीने तक उसे सैलरी क्या मिल रही थी, सपोज करो उसे पिछले साल जो पिछले 10 महीनों में उसे सैलरी 15,000 रुपये के हिसाब से मिली, तो 15,000 इंटू 10 कितना हुआ, 1.5 लाख हो गए। 1.5 लाख रुपये सैलरी मिली पिछले 10 महीने में, और वही ले लेंगे उसका एवरेज। तो 10 से यदि उसे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15। एवरेज मंथ सैलरी ऑफ 10 मंथ, पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी, क्योंकि एवरेज सैलरी चेंज भी तो हो सकती है ना सैलरी, इस वजह से ना एवरेज सैलरी बोला। उसने ये बोला कि क्या नाम है, तुम लास्ट ड्रॉन सैलरी ले लो पिछले 10 महीने की। इसने इस वजह से बोला कि क्या पता पिछले 10 महीनों में चेंज हुई उसकी सैलरी, समझ रहे हो ना बात को। तो उसने इस वजह से उन्होंने कहा भैया पहले पिछले 10 महीने की सारी जोड़ ले, और फिर उसके बाद में क्या कर दे, उसे 10 से भाग करके एवरेज निकाल दे, यानी कि ले लेंगे क्या एवरेज। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 10 मंथ, पिछले 10 मंथ का, कौन से वाले पिछले, इनटू अर्न वी लीव नॉट अवेल। अर्न लीव नॉट अवेल का मतलब है कि जो छुट्टियां उसने नहीं ली, जो छुट्टियां उसने नहीं ली, AVAILED, अवेल्ड। अवेल्ड का मतलब जो नहीं ली, लिख लेना भैया हिंदी में भी, ठीक है ना। नोट एक्सीडिंग 30 days of each year। अरे यहाँ तक का दिख रहा है क्या, या नहीं आ रहा, यहाँ तक का दिख रहा है, यहाँ तक का
इसके नीचे का नहीं दिखेगा ना, यहाँ तक का तो आ रहा, बस ठीक है। देखो अर्न लीव नॉट अवेल, जो उसने छुट्टियां नहीं ली, सपोज करो उसने जो है वो साल में 28 छुट्टियां नहीं ली, छुट्टियों पे काम पे आया, छुट्टी उन्होंने नहीं ली, मैंने क्या लिखा, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज ऑफ ईच ईयर, एक साल में 30 महीने से ऊपर की नहीं होनी चाहिए छुट्टी, ध्यान रखना, केवल 30 महीने की रहेगी। यदि मालिक ने उसे छुट्टी 6 महीने की दे रखी हुई एक साल में, तो इसमें हमारा दोष है, समझो बात को। सिर्फ एक साल में 30 महीने की छुट्टी, 30 दिन की छुट्टी ही मिल सकती है बस। कितने दिन की? 30 दिन की, उससे ज़्यादा नहीं। सपोज मैं एग्जांपल पूछता हूँ, क्या मैं एग्जांपल तुमसे पूछता हूँ कि यदि उसे छुट्टियाँ जो मिली वो 32 महीने की मिली, तो कशिश बताओ इसमें कितने महीने लेंगे हम महीने की? यदि उस 32 दिन की, सॉरी महीने बोल रहा हूँ, गलती से बोल गया, 32 दिन की यदि उसे छुट्टियाँ मिली पूरे साल में, तो तुम कितने महीने लोगे इसकी कैलकुलेशन करते समय? बोलो। 32 महीने की, 32 दिन की यदि उसे सैलरी, वो 32 दिन की उसने छुट्टियां नहीं ली, मालिक ने 32 दिन की छुट्टियां सभी स्टाफ को दी, पर एक व्यक्ति था उसने छुट्टी जो 32 दिन की नहीं ली, तो जब उसकी ये कैलकुलेशन होएगी तुम्हारे रिटायरमेंट के टाइम पर, तो उससे यहाँ पर कितनी छुट्टियां लेनी पड़ेंगी? कितनी छुट्टियां लिखूंगा हमें? 30, बट नॉट एक्सीडिंग 30, 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो 30 ले लूंगा, नीचे है तो नीचे ले लेंगे, 25 है तो 25 लेंगे, फिर 30 नहीं लेंगे। मैंने क्या कहा, 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 से कम हो सकती है, इसका मतलब यही तो है। मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मान लो हमारे घर में पार्टी है, और मैंने अपने दादाजी से पूछा कि कितने लोग बुला लूँ, है ना, तो उन्होंने ये कहा कि भाई 10 दोस्त कम से कम जो है वो 10 दोस्तों को बुला ले अपने। तो 10 दोस्तों को कम से कम बुला ले का मतलब है कि ज़्यादा तो कितने भी बुला ले, लेकिन कम से कम 10 तो बुला ही ले, है ना, ये है इसका मतलब। और यदि क्या नाम है, उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 दोस्तों को बुला ले बस। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 दोस्तों का मतलब है कि 5वां घुसना नहीं चाहिए घर में। 5वां क्या है? 5वां घर में घुसना नहीं चाहिए, केवल और केवल जो है वो 4 दोस्त आ सकते हैं, और उससे 3 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना आए तो फिर तुम खुश हैं, फिर तुम खुश हैं, है ना। ये लैंग्वेज अभी आगे यूज़ होएगी तुम्हारे मैथ्स के सवालों में भी, ये लैंग्वेज यूज़ होती है, लेस देन मोर देन केस में, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा। तो करो तुम इसे नोट पहले अच्छी तरह से, फिर एक बार में और पढ़ाऊंगा इसे। बताओ तुम्हें मज़ा तो आया पढ़ के, नहीं आया है? एक ही जने ने जवाब दिया, मतलब एक ही जने को मज़ा आ रहा है, बाकियों को नहीं मज़ा आ रहा है भाई? कशिश मज़ा नहीं आया? खुशी तो दिख नहीं रही चेहरे पे, अंदर से खुशी है। ओहो, ये ऐसी खुशी है जो अंदर से है, हैं?
आ जाओ भाई, अब फटाफट देखो, अभी 2 पॉइंट और लिखवाने हैं मुझे इसमें नोट में, यहाँ नोट में लिखवाऊंगा तुम्हारे 2 पॉइंट, इसके नीचे उतार लेना, ठीक है ना, यहाँ आ जाना इसके नीचे, यहाँ लिखवाऊंगा, लेकिन नोट बनेंगे किस पर वो तो देख लें। आओ पहले समझो तुम इसे बड़े ध्यान से, प्यार से एकदम। कह रहा एनकैशमेंट ऑफ अर्नलीव, एनकैशमेंट ऑफ अर्नलीव का मतलब हमने जाना कि अपनी छुट्टियों को कैश करा लेना। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी 2 टाइप का होता है, हमें पता है, गवर्नमेंट होता है, नॉन गवर्नमेंट होता है। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जेम्प्ट होगी, और यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कुछ एग्जेम्प्ट होगी और बाकी सब टैक्सेबल होगी। पक्की बात है ना। कुछ में क्या क्या है ना, यहाँ पर है तुम्हारी लोअर ऑफ इज एग्जेम्प्ट, इन तीनों में जो चारों में जो लोअर होगी वही क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी भैया। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात समझो, रिटायरमेंट के टाइम पर ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी और नॉन गवर्नमेंट का कुछ पोर्शन टैक्सेबल होगा, कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा, वो एग्जेम्प्ट पोर्शन हम निकाल लेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज जो है वो चाहे सर्विस चल रही हो या उसे मालिक ने निकाल दिया हो, चाहे ये केस हो या वो केस हो, फुल्ली टैक्सेबल है। चाहे ये केस हो या वो केस हो, क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। तो इसे तो याद रखने की जरूरत ही नहीं। अब तुम सिर्फ याद रखोगे सिर्फ इतना कि रिटायरमेंट के टाइम पे यदि छुट्टियां मिल रही हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव 3 लाख। सैलरी, व्हाट इज सैलरी, सैलरी क्या है, ये सैलरी क्या है ना। तो ये सैलरी ये है, यहाँ पे सैलरी है, यहाँ पर तुम्हारी बेसिक सैलरी प्लस, मत करो डीए, डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देखो स्टार मारता हूँ उसके नीचे, ठीक है ना, डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंपलसरी, प्लस कमीशन। कमीशन कैसा है, कमीशन भैया कमीशन होना चाहिए फिक्स परसेंटेज, मतलब वही एज इट इज एचआरए वाले, वही एज इट इज एचआरए वाले। तो मजा आ गया, 3 पॉइंट एक जैसे हो गए। मतलब यदि मुझे एनकैशमेंट ऑफ अर्नलीव की सैलरी देखनी हो, मुझे एचआरए के लिए सैलरी देखनी हो, या मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए सैलरी देखनी हो, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का ट्रीटमेंट एक ही है। देखो ऐसे लिंक कर लो, इससे तुम्हें एग्जाम में अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं पड़ने की, वरना तो पता लग रहा है कि भेजा ही हाथ में आ गया इतना सारा याद रखते रखते। तो सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन, डीए शुड बी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन मस्ट इन फिक्स परसेंटेज। किस में होना चाहिए, फिक्स परसेंटेज में होना ही चाहिए, ठीक है ना भाई। अच्छा, दूसरी समस्या, अभी तो पहली समस्या से निपटे, अब आगे को चलते हैं। 10 मंथ इमीडिएट प्रेसिडिंग द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट सपोज करो उसका 12 महीने में हुआ, तो पिछले 10 महीने की सैलरी क्या है वो ले लेंगे हम टोटल, ठीक है ना, वो ले लेंगे हम टोटल, कोई समस्या थोड़ी ना है। फिर उसी का एवरेज, कह रहा है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 10 मंथ, वही पिछली वाली जो ऊपर वाली है उसी का एवरेज लेना है, कुछ नहीं करना, उसी का एवरेज लेना है, इनटू, ये दुख का कारण हमारे, इनटू अर्न लीव नॉट अवेल नॉट एक्सीडिंग 30 डेज ऑफ ईच ईयर। मैं कहता हूँ कि उसे साल में 35 छुट्टी मिली, उसे साल में 35 छुट्टी मिली, और वो उसने 25 साल 8 महीने की नौकरी करी, 25 साल 8 महीने की नौकरी करी। तो देखो जरा, 25 साल 8 महीने, यार 8 महीने है दुख का कारण हमारे। तो इन्होंने कह दिया कि भैया फ्रैक्शन को क्या कर दे, इग्नोर, इन्होंने फ्रैक्शन को कह दिया इग्नोर। अब उसने कहा कि भैया 25 साल तूने नौकरी करी, और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 25 साल का एक एक महीना उठा लो, कितने, 12, 25 साल का एक एक महीना कितना उठा लो, 12, तो उसे 25 महीने की क्या मिल जाएगी, क्योंकि भैया एक महीने में 30 दिन ही तो होते हैं, तो उसे 25 महीने की क्या मिल जाएगी, बोलो, 25 महीने की उसे क्या हो जाएगी, उसे वो डिडक्शन अलाउड हो जाएगी, यानी कि अर्न लीव नॉट अवेल नॉट एक्सीडिंग 30 डेज ऑफ ईच ईयर, पूरे साल में 30 दिन से छुट्टी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बोला था एग्जाम्पल में कि छुट्टी कितनी है, 35,
लेकिन लेंगे कितनी 30, लेंगे कितनी 30, और ईयर के फ्रैक्शन को क्या कर देंगे इग्नोर। देखो ये तुम्हें ना अच्छी तरह से समझ के करना होगा काम, बहुत बुद्धिमानी से काम करना होगा, वरना तो एग्जाम में बेवकूफ़ बना दिए जाओगे एग्जामिनर के द्वारा, है ना। और यदि किसी मेरे जैसे ने एग्ज़ाम सेट कर दिया तो बेड़ा पार होना निश्चित है, ये ध्यान रखना। तो भगवान से दुआ करना कि मेरे जैसा कोई एग्ज़ाम में सेट ना कर दे पेपर तुम्हारा। पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा, ठीक है ना, फिर बताऊँगा मैं कि तुम्हारा लेवल क्या है। अब यहाँ पर हम एक लाइन और लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, क्या बोला था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फुल ईयर कंसिडर एनी फ्रैक्शन इज इग्नोर, फुल ईयर कंसिडर एनी फ्रैक्शन इज इग्नोर। यानी कि यदि क्या नाम है तुम्हारे 25 साल 6 महीने हैं तो 6 महीनों को छोड़ दोगे और 25 साल ले लोगे। देखो 25 साल में कैसे 30 महीने लोगे, बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत ही पेशेंस रख के करने वाला सवाल होता है, एकदम से नहीं होता ये हड़बड़ाहट में। 25 साल में तुम एक एक महीना खींच के बाहर निकालो, कितने महीने बाहर निकले, 25 महीने बाहर निकले, है ना। और एक साल में तुम्हें 30 दिन की छुट्टी चाहिए और 30 दिन एक महीने में होते हैं, तो तुम यहाँ पर कितने से इंटू मारोगे, 25 से। कितने से इंटू करोगे, 25 से। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। यदि सपोज करो कि उसकी 15 साल और 9 महीने और 8 दिन उसकी जो है वो नौकरी थी, तो इस फ्रैक्शन को तो मारो गोली। इसने कह दिया कि फ्रैक्शन को तो क्या कर दे बेटा इग्नोर, और पूरा पूरा साल उठा ले। तो एक बात बताओ मुझे, 15 साल में और तुम्हारा एक साल में उसे 30 छुट्टियां मिलेंगी, तो 15 साल में से कितनी छुट्टी मिलेंगी, 450 छुट्टी मिलेंगी। और मैं इसे वापसी महीनों में बदलने लगूं तो 15 ही तो आ गया ना वापसी 15, फिर दोबारा से वापसी 15 तो हो गया। तो मैंने क्या उसी भाषा में तो कहा था, मैंने क्या कहा था, मैंने कि तुम पहले क्या करो, सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा। 15 साल में मन ही मन में सब में से एक एक महीना निकाल लो। तो 15 साल में से जैसे तुमने एक एक महीना बाहर निकाला, कितने महीने आए, 15 महीने आए। और हमें एक साल का कितना महीना चाहिए, एक महीना चाहिए। तो कहाँ से इंटू मारोगे, 15 से इंटू मारोगे, मन ही मन में काम हो जाएगा, कॉपी पे लिख के दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ने की, ठीक है ना। अब तुम इसे तसल्ली से नोट कर लो और घर से कल को पढ़ के आना, मतलब मंडे को अच्छी तरह से, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल को हम करेंगे डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। कल को तुम्हारी डेथ करा दूंगा, मतलब डेथ करा दूंगा। तुम्हारी डेथ नहीं कराने का। चलो भाई, कशिश कर दो।